हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनज़र ऐतिहासिक संदर्भ और इतिहास का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी कड़ी में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना न भूलें, ताकि ये जो डेडिकेटेड और कंटिन्यूस वीडियोस जो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, इसका लाभ आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स सर्किल और आपके जानने वालों को भी इसका लाभ मिल सके। ओके, जैसा कि मैं बार बार दोहराता हूँ, कठोर परिश्रम ही सफलता की सीढ़ी है। तो इसके बिना हम किसी भी छोटी से छोटी सफलता की भी आकांक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर साधना और मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आइए, मेहनत तो आपकी ही होगी और मार्गदर्शन मेरा। ओके, तो आइए, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, आज हम इस पर बिंदुवार अध्ययन करें। ओके, तथ्यों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली है, इसे अंत तक आप अवश्य देखें। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा, पार्ट 2 लाऊंगा। तदुपरांत MCQs जो होंगे, इस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में लाऊंगा। साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज इस चैनल पर आपको मिलते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ, आप उसे पढ़ें। ओके, टेस्ट सीरीज तो मैं बराबर लाता ही हूँ। अभी BSSC के टेस्ट सीरीज में लगातार लेकर के आ रहा था। अभी और भी समय बाकी है BSSC के एग्जामिनेशंस में, तो उसकी सीरीज आती रहेगी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की टेस्ट सीरीज। इसके बाद NTPC जो कि 10+2 लेवल का है, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज। बाद में ग्रुप डी की जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए टेस्ट सीरीज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल, SSC के CGL, CHSL, MTS, इन सारी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको इतना एश्योर जरूर करूँगा कि आपको GK और GS सेक्शन में बहुत अच्छे स्कोर होंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल तथा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। और सर जॉन मार्शल के निर्देश पर, किसके निर्देश पर? सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई किसके निर्देशन में और किसके द्वारा, तथा वर्ष को ही पूछा जाता है कि इस वर्ष में की गई थी। तो सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में, ओके, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया था, यानी कि पहली बार इस सभ्यता को खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन सभ्यता थी। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन सभ्यता थी। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं सिर्फ एक ही तथ्य से। ओके, ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ओके, इसके पहले नगरीय सभ्यता का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और मोहनजोदड़ो,
ये जो दो नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो यहाँ से नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ओके, ये जो काल निर्धारण है कार्बन डेटिंग के द्वारा किया गया है, इस पर आप गौर करेंगे। 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण किया गया है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। 1500 स्थलों पर सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल ये 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर त्रिभुजाकार रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की आकृति पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मोर मिला है। ओके, मोर मिला है जिसपे पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। ओके, यह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। जीके और जीएस को आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा ताकि आप बिल्कुल रट लें यहाँ से। अगर इस वीडियोस को आप बार बार देखेंगे बिना स्काइप किए हुए, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बिल्कुल इसे अंडरमाइंड कर जाएंगे। ओके, तो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आप सिर्फ उसे पढ़ते चले जाएं। पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ एक पुरुष देवता की आकृति सिंह मोर के ऊपर, उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक ओके हाथी, और उसके चारों ओर एक हाथी और एक बाघ है। आसन के नीचे एक भैंस है। ओके, और पांव पर 2 हिरन हैं जिसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव माना जाता है। ओके, क्योंकि पशुपति का मतलब ही होता है पशुओं के पति, जो पशुओं पर भी कृपा करें वो पशुपति महादेव हैं। तो ऐसी आकृति वाली जो वहां से ये मूर्ति मिली है, तो इसे ये कंसिडर किया जा रहा है कि पशुपति महादेव की मूर्ति है। ओके, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट बाएं तट पर स्थित है। ओके, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में इस स्थल की खोज की। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं। ओके, 6 अन्नागार हड़प्पा में मिले हैं जो कि ईंटों के बने हुए चबूतरों पर 2 पाटन में है और प्रत्येक की लंबाई 15.3 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। ये फर्श की दरारों में, यहाँ पर फर्श की जो दरारें हैं वहां पर गेहूं और जौ, ओके, गेहूं और जौ के दाने मिले। अतः ये विदित हो गया कि यहाँ के लोग गेहूं और जौ के बारे में भली भांति परिचित थे और भोज्य सामग्री के रूप में गेहूं और जौ का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। तीसरा स्थल कालीबंगा। ओके, तीसरा स्थल कालीबंगा, और कालीबंगा में जुते हुए खेत, ओके, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। ओके, यहाँ पर जल निकासी प्रणाली नहीं थी। यहाँ समाधान का प्रमाण मिले हैं। ओके, समाधान यानी कि शवों को दफनाए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समाधान कहते हैं। तो यहाँ पर समाधान का प्रमाण मिला है। यहाँ के मकान में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा है। कहाँ? ये सब बातें कालीबंगा की हो रही है। एक पल्ले वाला दरवाजा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। ओके, अलंकृत ईंटें और अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग यज्ञ और हवन भी किए करते होंगे, क्योंकि अग्निकुंड का प्रमाण जो है ये सिद्ध करता है कि वहाँ के लोग पूजा पाठ किया करते थे और
हवन वगैरह किया करते होंगे। ओके, चौथा स्थल लोथल। हड़प्पा की बात हमने की और कालीबंगा की बात की। चौथा स्थल लोथल। लोथल जो है इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ओके, टाइपिंग के समय कुछ मिसप्रिंट्स हो गए हैं जिसे मैं पढ़ाते वक्त ठीक कर लिया करता हूं, तो आप उस मिसप्रिंट्स पे ध्यान न दें। चौथा स्थल लोथल, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। ओके, लोथल जो है वो एक बंदरगाह नगर था। लोथल में लोथल में चावल के भूसी, ओके, चावल के भूसे के अवशेष जो है वो 1800 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, ओके, अन्न पीसने की चक्की मिली है। युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब शवों को, 2 शवों को जो है वो दफनाया गया है। इसके युगल समाधान जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, यहाँ पर नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड के प्रमाण बार बार बताया जा रहा है। इसके पहले भी अग्निकुंड कालीबंगा में मिले थे, लोथल में भी अग्निकुंड मिले हैं। नाव यहाँ पर मिली है, अग्निकुंड के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। ओके, लोथल जो शहर था वहाँ का, लोथल में एक चित्रित मृदभांड, ओके, लोथल में चित्रित मृदभांड मिला है जो कि पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की तरह है। ओके, चान्होदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद, चान्होदड़ो ये भी एक शहर है। चान्होदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झुकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। ओके, यहाँ मनके बनाने का कारखाना, ओके, मनके, मनके मतलब माला जिससे बनाया जाता है। मनके बनाने के कारखाना लिपस्टिक एवं बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, ओके, तो पैरों एक वहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उस पर ऐसा लगता है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता है, उसके पैरों के निशान मिले थे। गुड़िया बनाने का कारखाना वगैरह वगैरह चान्होदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ओके, रंगपुर एक शहर है, वहां पे रंगपुर गुजरात के मद्दार नदी के तट पर स्थित, रंगपुर गुजरात के मद्दार नदी के तट पर स्थित था। यहाँ पर धान की खेती, ओके, यहाँ पर धान की खेती का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। ओके, ये रंगपुर गुजरात में। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण, ओके, कच्छ के रण जो कि गुजरात में है। गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध कच्छ का रण, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ से। धौलावीरा, धौल का अर्थ सफेद तथा वीर का अर्थ कुआं होता है, यानी सफेद कुआं। इस तरह धौल का अर्थ सफेद तथा वीर का अर्थ कुआं है। इस नगर को 3 भागों यानी कि दुर्ग, मध्य नगर एवं निचले नगर, ओके, निचले नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये बात जो हो रही है ये धौलावीरा शहर के बारे में। ओके, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। ओके, स्टेडियम,
इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई थी। ओके, धौलावीरा में एक ओके गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है। ओके, धौलावीरा में गिरा हुआ बड़ा उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है जो गिरा हुआ है। संभवतः ये गिरे हुए शाइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगाया गया होगा, क्योंकि ये मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही मिला है। सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ओके, सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। बार बार इस क्वेश्चन को दोहराया जाता है। ये भी लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है वणिक प्रवृत्ति के थे, आक्रामक नहीं थे यहाँ के लोग। परंतु सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधव भाषी लोग जो थे लिंग मूर्ति पूजक थे। ओके, ये सॉरी सैंधव भाषी लोग जो थे मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजक थे ये, किंतु आर्य जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। ओके, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सैंधव काल के बर्तन, सिंधु सभ्यता के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधववासी जो थे वो अपना एम्यूजमेंट किया करते थे, पासे का खेल खेलते थे। ओके, यहाँ के लोग पासे का खेल एवं नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के लिए लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे तथा आग में पकती हुई मिट्टी का टेराकोटा कहा जाता था। ओके, अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन और राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन यहाँ का क्या रहा है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। सामाजिक जीवन हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। ओके, यहाँ का समाज जो था मातृसत्तात्मक। ओके, मातृसत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी। ओके, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल तथा पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन हुआ करते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण धारण करते थे। ओके, ये हुई इनकी सामाजिक जीवन। धार्मिक जीवन हड़प्पा में पक्की हुई मिट्टी की स्त्री की मूर्तियां प्रचुर मात्रा में मिली है। मोहनजोदड़ो में जो मूर्तियां मिली है वो पक्की हुई मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई है, तदुपरांत इसे पकाई गई है। स्त्री की मूर्तियां हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, यानी भगवान शिव का पूजा उस समय भी लोग किया करते थे। पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। ओके, मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। ओके, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था
पशुओं में कुबड़ वाले बैल। ओके, पशुओं में कुबड़ वाले बैल तथा पक्षियों में पाकता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। सिंधु सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ओके, राजनीतिक जीवन की जब बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का अभाव था। यहाँ पर पुरोहितों के द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पा लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्गों के द्वारा संचालित होने वाला शासन व्यवस्था थी। ओके, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो राजनीतिक जीवन लोग जीते थे, वो शांतिप्रिय जीवन लोग वहां पर जीना पसंद करते थे। कहीं पर कोई आक्रमण नहीं, और वणिक वर्गों के द्वारा संचालित ये शासन व्यवस्था थी वहां पर। आर्थिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि तथा उद्योग था। ओके, सिंधुवासी जो थे वो हल से अनभिज्ञ थे। ओके, हल उनके पास नहीं थी, हल नहीं था उनके पास। वे लकड़ी के कुदाल के द्वारा खेती किया करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंधोवासी जो थे वो कुल 9 प्रकार के फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं और जौ जो थे, वो गेहूं और जौ मुख्य खदान थे। ओके, बनवाली से जो है वो बढ़िया किस्म के जौ का प्रमाण मिला है। ओके, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था थी। नहरें नहीं थी उस समय। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ओके, तो दोस्तों, आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न तथ्यों का वर्णन जो यहाँ पर किया गया है, ये बड़े ही परीक्षोपयोगी थे। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। एक बार फिर आपसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं या पहले से भी इस चैनल को देखते आ रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। ओके, इसके बाद इस पर जो क्वेश्चंस बनेंगे सेट, इसे भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।